back my channel. I'm Neha and today I'm going to learning about for tuberculosis of the spine. आज के इस वीडियो में हमसे डिस्कस करेंगे वो हम पॉट्स डिजीज़ डिस्कस करने वाले हैं। मीन्स हमारी स्पाइन में जब ट्यूबरक्लोसिस हुआ था तो उस डिजीज़ को हम पॉट्स डिजीज़ बोलते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है और ये हमारी बॉडी में कैसे स्प्रेड कर जाता है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था ट्यूबरक्लोसिस ऑफ बोन्स एंड जॉइंट। यदि आपने वो नहीं देखा है वीडियो तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखने के बाद आपको ये पॉट्स डिजीज़ बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें हमने बताया है कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, कैसे स्प्रेड करता है और हमारी बोन्स तक, हमारे जॉइंट्स तक, हमारी स्पाइन तक कैसे ये डिजीज़ स्प्रेड कर जाती है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा एंड उससे आइडिया लग जाएगा आपको। सो पॉट्स डिजीज़ में क्या होता है कि सबसे पहले जब भी हम कोई भी पेशेंट ऐसा होता है जिसे ट्यूबरक्लोसिस हुआ है, ट्यूबरक्लोसिस का जो बैक्टीरिया होता है, सोर्स होता है, वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है। जो भी किसी पर्सन के हम डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि कोई जो पेशेंट है उसे टीबी है तो हम उसके या तो बातचीत करने से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए, ड्रॉपलेट्स के थ्रू, ब्लड कांटेक्ट के थ्रू, तो उसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होता है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है एंड हमारी बॉडी में स्प्रेड कर जाता है। सबसे पहले हमारे लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स के बाद हमारे लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है एंड उसके बाद हमारा जो कॉमनेस्ट साइट होता है वो हमारा स्पाइन होता है, स्पाइन को इफेक्ट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉमन साइड होता है वो हमारा हिप होता है, नी होता है, एल्बो होता है। तो ये एक सीरीज़ में होता है, पहले हमारे लंग्स को अफेक्ट करेगा, लिम्फ नोड को करेगा एंड फिर उसका स्पाइन से पहुंचेगा, स्पाइन से हमारे हिप जॉइंट पे एंड उसके बाद नी जॉइंट पे एंड उसके बाद हमारे एल्बो जॉइंट पे। तो पॉट्स डिजीज़ में क्या होता है, जो स्पाइन पे ट्यूबरक्लोसिस होता है वो मेनली हमारी जो थोरेसिक रीजन होता है, थोरेसिक रीजन एंड लंबार रीजन, वहाँ पे मेनली अफेक्ट करता है। ये जो हमारी स्पाइन के वर्टिब्रा होते हैं वहाँ पे ये ब्लड वेसल्स के थ्रू, हेमाटोजेनेसिस के थ्रू वहाँ तक स्प्रेड कर जाता है और वहाँ पे हमारे जो वर्टिब्रा हैं उनको कोलैप्स कर देता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है एंड वहाँ पे ये ट्यूबरक्लोसिस है वो स्प्रेड हो जाता है। तो इसके बारे में देखते हैं, इसकी पैथोलॉजी पढ़ेंगे, टाइप्स देखेंगे, एग्जामिनेशन देखेंगे, इसकी पैथोलॉजी कैसे स्प्रेड किया है एंड डायग्नोसिस देखेंगे, इन्वेस्टिगेशंस देखेंगे और इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। द स्पाइन इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ बोन एंड जॉइंट ट्यूबरक्लोसिस। तो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी है? स्पाइन होता है हमारा मोस्ट कॉमन साइट ट्यूबरक्लोसिस का एंड द डॉर्सल लंबर रीजन बीइंग द वन अफेक्ट मोस्ट फ्रिक्वेंटली। तो स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस में क्या होता है कि हमारा जो डॉर्सल लंबर रीजन होता है वो मोस्टली अफेक्ट कर जाता है एंड उसके बाद हमारा हिप एंड उसके बाद नी एंड उसके बाद एल्बो। सो इसकी पैथोलॉजी क्या है? तो पैथोलॉजी जानने से पहले हम इसकी एनाटॉमी के बारे में समझ लेते हैं कि एनाटॉमी होती क्या है। तो हमारे जो वर्टिब्रा होते हैं, तो वर्टिब्रा एक वर्टिब्रा, उसके बाद दूसरा वर्टिब्रा, हमारा इसके बीच में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है जहाँ पे ये क्या करती है, डिस्क वहाँ पे फ्लूइड होता है जो हमारे फ्रिक्शंस को कम करती है एंड शॉक को अब्जॉर्व करती है, वेट बेयर करती है। तो वहाँ पे हमारी जो अपर वर्टिब्रा होती है, मीन्स अपर वर्टिब्रा का हाफ एंड लोअर हाफ वर्टिब्रा के बीच में हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। सपोज करते हैं ये हमारा एक वर्टिब्रा हो गया एंड ये इसका लोअर हाफ एंड नेक्स्ट वर्टिब्रा इसका अपर हाफ, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये हमारा इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। तो हमारा जो ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे, तो वो स्क्लेरोटॉम से होती है। जो वर्टिब्रा होते हैं वहाँ से स्क्लेरोटॉम से ये डेवलप करती है हमारी ब्लड सप्लाई साइड से, नोटोकार्ड के साइड से, मीन्स यहाँ से ऐसी ये हमारी ब्लड सप्लाई करती है। तो ब्लड सप्लाई से ही हमारा ट्यूबरक्लोसिस भी इसमें स्प्रेड कर जाता है। तो इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है वहाँ पे ये डेवलप करता है, स्क्लेरोटॉम जो होता है ये कॉमन ब्लड सप्लाई होती है, इससे हमारे इन्फेक्शंस भी स्प्रेड कर जाता है, आर्टरीज इन्वॉल्व होती है इसमें। सो देखते हैं इसकी सरफेस एनाटॉमी में क्या होता है। सरफेस एनाटॉमी जैसे कि हमारा स्पाइनस प्रोसेस हो गया और लेमना है, पेडिकल्स हैं, तो उसमें क्या होता है ये वहाँ पे इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है। तो इसकी पैथोलॉजी देखते हैं, क्या है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या होता है कि हमारा जो ट्यूबरक्लोसिस होता है बोन्स एंड जॉइंट में, ये क्या है, स्पाइन जो टीबी होता है स्पाइन का वो सेकेंडरी होता है, प्राइमरी हमारे लंग्स में होता है, लिम्फ नोड में होता है और ये हेमाटोजेनेसिस रूट के थ्रू
स्प्रेड करता है। और ये स्प्रेड करता है हमारे पैरावर्टिकल प्लेक्सस ऑफ वेन एंड वॉटसन वेन प्लेक्सस। तो वॉटसन प्लेक्सस में क्या होता है कि जो हमारे पेल्विक रीजन की वेन होती हैं वो हमारे कनेक्ट करती हैं वो हमारे एंड एब्डोमेन के प्लेक्सस से। तो ये कम्युनिकेशन बनाते हैं। इस जो कम्युनिकेशन जहाँ से होता है उन्हीं वेसल्स में, उन्हीं वेन में ये ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। कॉमन साइट होता है ट्यूबरक्लोसिस का जहाँ ये कम्युनिकेशन होता है प्लेक्सस का। सो फर्स्ट पॉइंट है हमारा टीबी ऑफ द स्पाइन इज ऑलवेज सेकेंडरी। सेकेंडरी होता है बैक्टीरिया इज द स्पाइन वेयर हेमेटोजेनेसिस रूट फ्रॉम द लंग्स और लिम्फ नोड एंड स्प्रेड विद इन वर्टिब्रल प्लेक्सस वॉटसन एंड विसरल प्लेक्सस ऑफ एब्डोमेन मीन्स पैरावर्टिब्रल प्लेक्सस ऑफ वेन। सॉरी, यहाँ पे जो वेन इसकी होती है पैरावर्टिब्रल की वेन होती है वो वॉटसन्स प्लेक्सस में क्या होता है पेल्विक रीजन की और हमारे चेस्ट रीजन की जो वेन्स होती है वो कनेक्ट में आती है विसरल प्लेक्सस ऑफ एब्डोमेन की। तो ये वेन से स्प्रेड कर जाता है। तो ये हमारा कॉमन साइट होता है ट्यूबरक्लोसिस का। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ वर्टिब्रल ट्यूबरक्लोसिस, कौन कौन से टाइप्स होते हैं जो हमारे वर्टिब्रा में ये ट्यूबरक्लोसिस करता है। तो देयर आर 4 टाइप्स होते हैं। पैराडिस्कल होता है, हमारा सेंट्रल होता है, एंटीरियर होता है, पोस्टीरियर होता है। तो पैराडिस्कल, सेंट्रल एंड एंटीरियर और पोस्टीरियर में जो ट्यूबरक्लोसिस होता है वो स्प्रेड कैसे करता है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है पैराडिस्कल है। पैराडिस्कल में क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होते हैं हमारे, जो जैसे कि ये हमने बताया, तो ये वर्टिब्रा हो गया, ये वर्टिब्रा हो गया, फिर नेक्स्ट एक ये हमारा वर्टिब्रा हो गया। तो पैराडिस्कल में क्या होगा कि जो मोस्ट कॉमन ये कॉमन टाइप होता है, जो कॉन्टेक्स्ट एरिया होता है वो 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा के बीच में होता है, ये दोनों वर्टिब्रा के बीच में। तो यहाँ पे एंड जो हमारा सेंट्रल होता है, तो सेंट्रल में क्या होता है कि जो वर्टिब्रा होता है इसकी बॉडी में ट्यूबरक्लोसिस स्प्रेड कर जाता है। एंड एंटीरियर होता है, तो एंटीरियर में क्या होता है कि जो हमारा वर्टिब्रा की बॉडी होती है इससे एंटीरियरी ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पे। एंड पोस्टीरियर में क्या होता है कि जो हमारे पोस्टीरियर वर्टिब्रा के जो कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि पेडिकल हो गया, लैमिना हो गया, स्पाइनस प्रोसेस हो गई, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गई, तो मेनली उन्हें अफेक्ट करता है। तो देखते हैं हम सबसे पहले पैराडिस्कल। सो टाइप में हमारा फर्स्ट टाइप है पैराडिस्कल। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप। द कॉन्टेजियस एरिया ऑफ 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा अलॉन्ग विद डिस्क आर अफेक्टेड। जैसे कि हम डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं, हमारा पैराडिस्कल है जिसमें कि हमारे 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा हैं, जैसे 1 वर्टिब्रा 2 वर्टिब्रा एंड 3। तो इन दोनों वर्टिब्रास के बीच में हमारा क्या हो गया, इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन टाइप है कॉन्टेजियस एरिया 2 एडजेसेंट वर्टिब्रा अलॉन्ग विद डिस्क आर अफेक्टेड। और ये हमारी डिस्क क्या है यहाँ पे अफेक्टेड हो, जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो क्या हो गई, अफेक्टेड हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है सेंटर। सेंटर में क्या होती है, जो हमारे से बॉडी होती है सिंगल वर्टिब्रा इज अफेक्टेड, मीन्स हमारा ओनली एक ही वर्टिब्रा होगा वो अफेक्ट करेगा। दिस लीड टू अर्ली कॉलअप्स ऑफ वीकेंड वर्टिब्रा। और जो भी वर्टिब्रा पे जो अफेक्ट हुआ है तो वो क्या करता है, वीक होने की वजह से कॉलअप्स कर जाता है एंड वहाँ पे वेजिंग फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखा रही है सेंट्रल, हमारा सेंट्रल है जिसमें क्या हुआ कि ये वर्टिब्रा है, ये ओनली 1 वर्टिब्रा ही अफेक्ट हुआ है, इसकी वर्टिब्रा की बॉडी अफेक्ट हुई है, जिससे क्या करते हैं ये वीक हो जाता है इस एरिया पे। तो यहाँ पे वीक होने की वजह से ये कॉलैप्स कर जाता है और एक वेजिंग फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीरियर। सो एंटीरियर में क्या होता है, इन्फेक्शन इज लोकलाइज्ड टू द इंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल बॉडी एंड जो भी इन्फेक्शन होता है वो वर्टिब्रा के एंटीरियर पार्ट पे हो जाता है। इन्फेक्शन स्प्रेड अप एंड डाउन अंडर द एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। और जो इन्फेक्शन है वो एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पे स्प्रेड कर। तो ये हमारी वर्टिब्रा है, ये हमारे उसके एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की मीन्स एंटीरियरी, ये वर्टिब्रा के एंटीरियर इन्फेक्शन हो जाता है, ये अफेक्ट कर जाता है हमारे एंटीरियर यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा पोस्टीरियर है। पोस्टीरियर में जो हमारे वर्टिब्रा होते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बने होते हैं। द पेडिकल, लैमिना, स्पाइनस प्रोसेस एंड ट्रांसवर्स प्रोसेस आर अफेक्टेड। ये हमारे पोस्टीरियर होते हैं वर्टिब्रा के, तो ये वहाँ पे अफेक्ट कर जाते हैं। जैसे कि ये हमारे पोस्टीरियर हो गए, तो ये क्या है, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे इन्फेक्शन हो गया, इधर इन्फेक्शन हो गया। तो ये हमारे जो पेडिकल्स होते हैं, लैमिना होते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गई, स्पाइनस प्रोसेस हो गई, उसे मेनली अफेक्ट कर देते हैं। तो ये 4 टाइप्स के हमारे वर्टिब्रल ट्यूबरक्लोसिस थे, जिसमें कि हमारा फर्स्ट था पैराडिस्कल, जिसमें कि हमारे डिस्क के बीच में एडिशनल जो वर्टिब्रा होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है। सेंट्रल में क्या होता है कि ओनली 1 बॉडी में जो हमारी वर्टिब्रा की बॉडी होती है वहाँ पे अफेक्ट करता है, वीक हो जाती है तो वहाँ पे कॉलैप्स कर जाता है। एंड एंटीरियर में क्या होते हैं, जो हमारे वर्टिब्रा है उसके एंटीरियर
जहाँ पे एंटीरियर लॉन्गिट्यूडल लिगामेंट प्रेजेंट होता है वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, इन्फेक्शन स्प्रेड कर जाता है। एंड पोस्टीरियर में क्या होता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं वर्टेब्रा के, लैमिना हो गया, पेडिकल हो गया, स्पाइनस एंड ट्रांजिस प्रोसेस हो गए, तो उस एरिया पे ये अफेक्ट करता है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी पैथोलॉजी क्या है। सो पैथोलॉजी में हमारा मोर कॉमन जो होता है वो पैराडिस्कल टाइप का होता है। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल लॉजेस फॉर्म हो जाता है, कॉन्टिन्यूस एरिया हो जाता है हमारे टू एडजेसेंट्स के बीच में। एंड जो हमारा मार्जिन होता है, जो मार्जिन होता है दोनों वर्टेब्रास के बीच में, तो वहाँ पे गैल्यूटेशन इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है। तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड टिश्यूज़ होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ की जो आर्टरीज होती हैं उनकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं करते, न्यूट्रिएंट सप्लाई नहीं होती है प्रॉपर तरीके से। तो उसका जो एंड प्लेट होता है हमारे जो वर्टेब्रा का, तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लगता है वर्टेब्रा एंड कोलैप्स करने लगता है, इससे कि डिस्क जो होती है वो डिजनरेट होने लगती है। क्योंकि पैराडिस्कल में हमने आपको जो बताया था कि हमारी डिस्क पे अफेक्शन होता है, तो डिस्क पे अफेक्शन होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट सप्लाई पुअर हो जाती है, ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है। तो यहाँ की जो ये हमारी डिस्क है वो क्या करती है, कॉम्प्रोमाइज़ करने लगती है। फिर उसके बाद डिस्क जो होती है वो डिजनरेट होने लगती है, डिजनरेट होने लगता है, और उसके बाद हमारे यहाँ के जो टिश्यूज़ होते हैं और डिस्क होती है वो क्या करती है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। डिस्ट्रक्शन हो जाने के बाद क्या होता है, जो हमारे वर्टेब्रास होते हैं वो वीक हो जाते हैं। जो हमारे ट्रैबिकुलाई होते हैं वर्टेब्रल बॉडीज़ के, तो ट्रैबिकुलाई क्या होता है कि वो वीक हो जाता है, जिससे कि वहाँ की जो वर्टेब्रा है वो कोलैप्स हो जाते हैं। कोलैप्स होने के बाद वो बेजिंग फॉर्म कर लेते हैं। वो बेजिंग जो होती है हमारे सीवियर लीजन के डॉर्सल, जो हमारे डॉर्सल स्पाइन होता है, मीन्स थोरेसिक स्पाइन जो होता है, वहाँ पे सीवियर लीजन होने की वजह से बेजिंग फॉर्मेशन हो जाती है। तो जब बेजिंग फॉर्मेशन हो जाती है तो हमारे जो क्या हुआ, डॉर्सल स्पाइन होती है, वहाँ पे वेट बियरिंग जो प्रोसेस होती है, वेट बियरिंग जो वर्टिब्रा होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, एंटेरियर हो जाता है, जिससे कि हमारा वेट बियर नहीं कर पाते। हमारे वर्टिब्रा होते हैं वो वीक होने की वजह से कॉम्प्रेस पड़ता है, कॉम्प्रेशन हो जाता है उन पर देन टू द पोस्टीरियर, क्योंकि जो हमारा वीक होता है एरिया और हमारा वेट बियरिंग जो प्रोसेस होती है वो एंटीरियर हो जाती है। तो हमारी एंटीरियर होने की वजह से वहाँ पे जो वेट बेयर नहीं कर पाते हैं हमारे वर्टेब्रा और देन टू द पोस्टीरियर। एंड जो बेजिंग फॉर्मेशन होता है वो हमारे सर्वाइकल पे भी होता है, लंबार स्पाइन पे भी होता है, तो वहाँ पे कर्वेचर फॉर्म हो जाता है, लॉर्डोटिक कर्वेचर हो जाता है। एंड तो जो लॉर्डोटिक साइड होता है वहाँ पे बेजिंग फॉर्मेशन कम होता है देन टू द थोरेसिक रीजन। सो पैथोलॉजी में हम आपको यहाँ पे बताते हैं दी इट इज़ अ मोर कॉमन बैक्टीरियल लॉज इन द कॉन्टाजियस एरिया ऑफ द टू एडजेसेंट वर्टिब्रा। जैसे कि हमने आपको बताया मोर कॉमन कहाँ होता है, जहाँ पे दो एडजेसेंट वर्टिब्रा होते हैं, वो वहाँ पे दो दो वर्टिब्रा मिलते हैं, जैसे कि इंटरवर्टिकल डिस्क हो गई, जैसे कि कॉमन हमने आपको बताया पैराडिस्कल हो गया। इन्फॉर्मेशन साइन ऑफ द मार्जिन ऑफ दिस वर्टिब्रा, तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन साइन सबसे पहले हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट होता है साइन, हमें इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। एंड न्यूट्रिशन ऑफ द intervening disc which comes from the end plate the adjacent vertebra is compromised। जैसे कि यहाँ पे जो हमारा ये प्लेट हो गई, एक ये प्लेट हो गई, ये डिस्क, तो यहाँ पे बीच में डिस्क हो गई, ये वर्टिब्रा हो गए, तो जो एंड प्लेट हो गई इनकी, यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रिएंट सप्लाई पुअर हो जाती है। एंड यहाँ तो हमारे जो वर्टिब्रा हो गया कॉम्प्रेस करने लगेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद क्या होगा कि हमारी जो डिस्क होती है वो डिजनरेट होने लगती है एंड कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो जैसा कि अभी आपको हमने बताया हुआ था। एंड नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे उस एरिया के जो ट्रैबिकुली होते हैं वो वीक हो जाते हैं एंड कोलैप्स कर जाते हैं वर्टिब्रा। एंड हमारी थोरेसिक रीजन होता है वो मोर बेजिंग देन होता है सर्वाइकल एंड लंबर स्पाइन पे, तो कोलैप्स कर जाते हैं वो बेजिंग फॉर्मेशन से। वो बेजिंग फॉर्मेशन कब होती है, जब हमारे लीजन हो जाता है कोई भी डॉर्सल स्पाइन में। और डॉर्सल स्पाइन क्या होता है, वेट को बियर करती है, तो वेट बियर करते जब बियरिंग जो पासिस लाइन होती है वो एंटीरियर हो जाती है, जो हमारा लाइन होगी, जो वेट बियर्ड वाली लाइन होगी वो एंटीरियर होती है एंड देन टू द पोस्टीरियर। तो वहाँ के वीक होने की वजह से वहाँ के जो हमारे वर्टिब्रा हैं वो एंटीरियर ज़्यादा कॉम्प्रेस कर जाएंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कोल्ड एब्सिस के बारे में। कोल्ड एब्सिस क्या होता है, जैसे कि हमने आपको पहले फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ था कि कोल्ड एब्सिस में होता है कि हमारे पस फॉर्मेशन हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है पस एंड डिब्रिश फॉर्मेशन हो जाता है हमारी वर्टिब्रा के बीच में, तो इसे हम कोल्ड एब्सिस कहते हैं। तो कोल्ड एब्सिस में थोड़ा साइन दिखता है, रेडनेस देखने को मिलती है, हीट देखने को मिलती है, कि मीन्स कोल्ड एब्सिस होने से पहले कुछ साइन दिखते हैं इन्फ्लामेशन से, इन्फ्लामेशन के बाद हीट रेडनेस देखने को मिलती है। एंड वहाँ पे क्या होता है, पस जो होता है फॉर्म पस हो जाता है, उसके बाद वो वहाँ के उस एरिया के टिश्यूज़ को डिस्ट्रक्ट करने लगता है एंड वहाँ से सब अदर एरिया पे सप्लाई हो जाता है, अदर एरिया पे वो स्प्रेड करने लगता है। एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, कोई एनी डायरेक्शन में स्प्रेड करने लगता है, तो अदर टिश्यूज़ को, अदर वर्टिब्रा को वो अफेक्ट करता है।
देखते हैं डिटेल में यहाँ पे। कोल्ड एब्सिस इज कलेक्शन ऑफ पस एंड ट्यूबरकुलर डिब्रिस फ्रॉम ए डिजीज वर्टिब्रा। तो कोल्ड एब्सिस में क्या होता है कि कलेक्शन होता है पस का, ट्यूबरकुलर डिब्रिस हो जाता है कहाँ पे, जहाँ पे जिस एरिया पे डिजीज हुई होती है वर्टिब्रा की। एंड साइन इन्फ्लेमेशन, हीट, रेडनेस, क्या है साइन इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, हीट देखने को मिलेगी, रेडनेस। एंड द ट्यूबरकुलर पस कैन ट्रैक इन एनी डायरेक्शन फ्रॉम द अफेक्टेड वर्टिब्रा। जो ट्यूबरकुलर पस फॉर्मेशन हुआ है, कोल्ड एब्सिस फॉर्म हुआ है, तो वो एनी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में जो अफेक्टेड वर्टिब्रा है वहाँ से कोई भी डायरेक्शन में स्प्रेड कर सकता है। If it travel backward, it may press upon the important structure in spinal cord। यदि जो हमारा पस फॉर्मेशन वो बैकवर्ड ट्रैवल कर जाता है तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें अफेक्ट करेगा। यदि हमारे पस कम एंट्रली आता है तो हमारी जो प्री वर्टिब्रल एब्सिस फॉर्म करेगा। यदि पस है वो साइड्स टू साइड जाता है, स्प्रेड करता है, तो वहाँ पे पैरावर्टिब्रल एब्सिस करेगा। तो ये एब्सिस जो पस होता है वो ट्रैवल कर जाता है हमारे वर्टिब्रा के आउटसाइड भी, तो वहाँ से हमारे न्यूरोमस्कुलर बंडल होते हैं, नर्व रूट होती है, तो उन्हें भी अफेक्ट करता है। जैसे कि हम आपको डायग्राम में दिखाते हैं। तो ये हमारी एक वर्टिब्रा हो गई। तो वर्टिब्रा से यहाँ से क्या है, हमारी नर्व रूट निकली हुई है, नर्व सप्लाई हो रही है। तो एक वर्टिब्रा में क्या है, यहाँ पे फॉर्म हो गया कोल्ड एब्सिस। कोल्ड एब्सिस फॉर्म होता है हमारी मेडुलरी कैविटीज़ में। तो हमारे जो कोल्ड एब्सिस फॉर्म हो गया उसके बाद क्या करता है, ये स्प्रेड कर जा रहा है। जैसे कि हम आपको बताएं कोल्ड एब्सिस से पस फॉर्मेशन होता है। पस फॉर्मेशन होने के बाद थोड़े से साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, और ये एनी भी डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में अफेक्टेड एरिया से स्प्रेड कर देता है। तो हमारा ये बैकवर्ड, जैसे सॉरी एंटीरियरली गया तो एंटीरियर स्प्रेड के तो हम प्री वर्टिब्रल एब्सिस बोलते हैं। साइड टू साइड ट्रांसफर स्प्रेड करें तो हम इसे पैरावर्टिब्रल एब्सिस बोलते हैं, और ये हमारे कैनाल के बीच में है जो। तो ये हमारा क्या होता है, डायरेक्शन है ट्रैकिंग ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस पस फ्रॉम वर्टिब्रा। तो ये डायरेक्शन होती है एंटरली होती है, साइड टू साइड होती है, एंड पोस्टेरियरली होती है। तो ये हमारा कोल्ड एब्सिस की पैथोलॉजी थी, कैसे इन्फेक्शन होता है, कैसे हमारे वर्टिब्रा होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, कैसे कॉलेप्स कर जाते हैं, एंड कोल्ड एब्सिस का फॉर्मेशन कैसे हो जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स के बारे में। क्लिनिकल फीचर्स में क्या होगा कि यहाँ कोई पेशेंट आता है जिसे भी पॉट्स स्पाइन वाली प्रॉब्लम होती है, तो उसके कुछ साइन सिम्टम्स कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं कि पेशेंट आता है, वो अपनी कंप्लेन बताता है कि हमें प्रेजेंटली क्या कंप्लेन है उसकी, कि कहाँ पे पेन हो रहा है और किस टाइप का पेन हो रहा है, स्टिफनेस है, कोल्ड एब्सिस हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें वो अपने पेशेंट हमें बताता है। तो उसके बाद हम एग्जामिन करते हैं। तो प्रेजेंट कंप्लेन क्या होती है, पेन होता है, स्टिफनेस होती है, कोल्ड एब्सिस होता है, पैराप्लीजिया होता है, डिफॉर्मिटी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिंड्रोम होता है। तो पेन में क्या होता है, कॉमन पेन होता है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है हमारा। एंड इसमें क्या होता है कि पेन जो होता है वो रेडिएट कर जाता है नर्व रूट के थ्रू, क्योंकि वो एक वर्टिब्रा से दूसरी वर्टिब्रा जो हमारी नर्व रूट होती है, जो नर्व वहाँ से निकलती है, तो वहाँ से वो रेडिएट कर जाता है हमारी जहाँ पे भी थोड़ा सा भी अफेक्ट होता है, वीकन एरिया होता है, वहाँ पे पेन होने लगता है। जैसे गर्डल पेन होता है, पेन होने लगता है हमारे एब्डोमेन रीजन पे, ग्रोइन रीजन पे। तो सियाटिक पेन होने लगता है, ग्रोइन पेन होता है, एब्डोमेन पेन होता है। तो ये क्या होता है, रेडिएट कर जाता है। एंड स्टिफनेस में क्या होता है, ये स्टिफनेस भी हमारा अर्ली सिम्टम्स होता है। टीबी स्पाइन का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म देखने को मिलता है। ये हमारी मसल्स क्या करती है, इसमें स्पाज्म, मसल्स में स्पाज्म हो जाता है और ये हमारे मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। एंड कोल्ड एब्सिस का क्या होता है, कोल्ड एब्सिस जैसा कि हमने आपको बताया, पस फॉर्मेशन होने लगता है हमारी बॉडी में और स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि हमारे टिश्यूज होंगे और हमारे वर्टिब्रा होंगे वो कंप्रेस हो जाते हैं, डिस्फेजिया देखने को मिलता है। एंड हम इसे यहाँ से कोल्ड एब्सिस से हम इसे एग्जामिन भी कर सकते हैं। डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि जब भी टीबी स्पाइन होता है, मे बी चिल्ड्रन में, स्पेशली चिल्ड्रन में क्या होता है कि इनका जो स्पाइन होता है वो प्रोमिनेंस स्पाइन, जो गिब्बस फॉर्मेशन होने लगता है। गिब्बस फॉर्मेशन में क्या होता है कि हमारे जो स्पाइन का कर्व होता है थोड़ा सा कर्व टिल्ट हो जाता है और एक थोड़ा सा वीकेंड एरिया गिब जो हमारे दोनों वर्टिब्रा के बीच में हम एक इन्फेक्शन, जो टीबी स्पाइन का इन्फेक्शन है वो देखने को मिलता है, जो कि हम गिब्बस फॉर्मेशन पढ़ेंगे हम पोर्ट्स पैराप्लेजिया में। तो पैराप्लेजिया देखने को मिलता है। डिफॉर्मिटी होती है कि हमारा जब भी स्पाइन, जब टीबी स्पाइन होता है तो हमारा जो प्रोमिनेंस एरिया है स्पाइन का, वहाँ पे गिब्बस फॉर्मेशन होगा, जिससे कि हमारा कोई भी मूवमेंट सही से नहीं हो पाएगा, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स में क्या, जैसे कि लाइक फीवर हो गया, वेट लॉस हो गया। तो ये हमारे प्रेजेंट कॉम्प्लिकेशंस, सॉरी प्रेजेंट कंप्लेंट होती है पेशेंट की,
नेक्स्ट हम देखते हैं इनके बेस पे हम इन्हें एग्जामिन करेंगे। पेशेंट ने अपने साइन सिम्टम्स बता दिए तो हम उसे एग्जामिन करेंगे। एग्जामिनेशन में हमारा एम जो होता है कि हमें जो भी ट्यूबरक्लोसिस है स्पाइन पे वो फाइंड आउट करना है कहाँ पे है, किस एरिया पे, किस लोकलाइज एरिया पे, किस साइड पे लीजन हुआ है और कहाँ पे हम जो लीजन है वो स्किप हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम एग्जामिन करते हैं। कोल्ड एब्सिस के बारे में भी एग्जामिन करते हैं, पैराप्लेजिया भी एग्जामिन करते हैं। तो सबसे पहले हम जो एग्जामिन करेंगे वो गेट्स के थ्रू देखेंगे। गेट से क्या पता चलता है कि हमारी एबनॉर्मलिटी हो रही है जो भी, क्योंकि जिस पेशेंट को पॉट्स स्पाइन हुआ होगा तो वो पेशेंट प्रॉपर अच्छे से वो स्टैंड नहीं हो पाएगा, मीन्स उसकी स्पाइन में जर्किंग मूवमेंट अवॉइड करना है। और जो पर्सन है जिसे गेट प्रॉब्लम है तो वो थोड़ा सा किसी की सपोर्ट ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो ऐसे बिना सपोर्ट के चल नहीं सकता। तो पेशेंट को टीबी स्पाइन वाले पेशेंट को हमें जो शॉर्ट स्टेप चलेगा, सबसे पहले तो हमारा ये कॉमन देखने को मिलेगा कि इसमें शॉर्ट स्टेप रखेगा, वो पूरा हील स्टाइल टू मिड स्टांस, हील ऑफ टू ऑफ, इस टाइप की पूरी प्रोसेस नहीं कर पाता है। और शॉर्ट स्टेप करेगा एंड हम अवॉइड करेगा जर्किंग, कोई भी मूवमेंट ना हो। और टाइम टेक करेगा, ज़्यादा टाइम लेगा चलने में। और हमारे पास साइन देखने को मिलेगा कि सर्वाइकल स्पाइन में टीबी है तो हमें जब भी कोई सर्वाइकल स्पाइन में है तो पेशेंट क्या करेगा, उसे सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वो अपने सब नेक को फॉरवर्ड या चिन को मूवमेंट नहीं करा सकता, उसको अपने हैंड की सपोर्ट से, दोनों हाथों के सपोर्ट से अपने हेड को मूवमेंट करेगा, सपोर्ट देगा, चिन को सपोर्ट देगा। एंड लुक साइड वाइज देखने के लिए भी सपोर्ट देने की ज़रूरत पड़ेगी यदि पेशेंट को सर्वाइकल टीबी है। तो यदि लंबार टीबी है, डॉर्सल स्पाइन टीबी है तो उसमें गेट प्रॉब्लम होगा, शॉर्ट स्टेप चलेगा। द पेशेंट विद टीबी ऑफ द स्पाइन वॉक विद शॉर्ट स्टेप इन ऑर्डर टू अवॉइड जर्किंग स्पाइन। ओके, एंड सर्वाइकल है तो वो सपोर्ट की से नीड होगी। एंड नेक्स्ट एटीट्यूड एंड डिफॉर्मिटी। एटीट्यूड डिफॉर्मिटी में क्या होता है कि पेशेंट को जो सर्वाइकल स्पाइन का यदि टीबी हुआ है तो उसकी जो नेक का स्टिफनेस कर जाएगी, स्ट्रेट नेक रहेगी। और यदि हमारे डॉर्सल स्पाइन टीबी है तो उसका जो गिब्बस फॉर्मेशन है और काइफस फॉर्मेशन है वो मेनली देखने को मिलेगा हमें लंबार स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस में। तो उसमें क्या होता है, लंबार लॉर्डोसिस होता है, वो लॉस होने लगता है। तो ये साइन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं सर्वाइकल स्पाइन में और हमारे लंबार स्पाइन में, थॉरैसिक स्पाइन, डॉर्सल, लंबार स्पाइन में। नेक्स्ट हम एग्जामिन कर सकते हैं पैरावर्टिबल स्वेलिंग से। पैरावर्टिबल स्वेलिंग में क्या होता है कि हमारा जो कोल्ड एब्सिस होता है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होता है, सुपरफिशियली होता है तो ये क्या होता है, स्वेलिंग फॉर्म में होती है बैक में एंड चेस्ट वॉल में एंटरली स्वेलिंग होगी। तो हम इसे डायग्नोस कर सकते हैं एक नीडल एस्पिरेशन के थ्रू, नीडल से हम उसे डायग्नोस करेंगे, उसका थोड़ा सा फ्लूइड लेंगे और डायग्नोस कन्फर्म करने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कोल्ड एब्सिस का कुछ कोल्ड एब्सिस का थोड़ा सा अमाउंट लेके हम टेस्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट इस टेंडरनेस में क्या होता है, टेंडरनेस में हम जब भी कोई वर्टेब्रा को रोटेट करेंगे तो बहुत ज़्यादा पेन होगा, जो पेशेंट होगा टच नहीं करने देगा, उसे पेन फील होगा और कोई भी रोटेशन मूवमेंट नहीं कर पाएगा स्पाइन का। एंड मूवमेंट में क्या होता है कि लिमिटेड मूवमेंट हो जाता है टीबी स्पाइन होने से और पेशेंट मूवमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है। एंड न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा कि जब हम न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का तो जो पेशेंट होता है उसके सेंसरी मोटर रिफ्लेक्स होते हैं वो ना हम एग्जामिन करेंगे, असेसमेंट करेंगे। और हमारा जो यूरिनरी बाउल एंड ब्लैडर फंक्शंस है उसे हम चेक करेंगे। और ये हमारा डिपेंड करता है न्यूरोलॉजिकल में कि जो पेशेंट है उसका वेदर और नॉट देयर इज़ एनी न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन, कोई भी कंप्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, यदि हुआ भी है तो उसका क्या लेवल है न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन का। एंड लेवल के बाद हम सीवियरिटी पता करेंगे कि न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन में क्या सीवियरिटी है। तो जो पेशेंट है उसे हम एग्जामिन करेंगे सेंसरी मोटर रिफ्लेक्स के बारे में, बाउल एंड बॉडल यूरिनरी फंक्शंस के बारे में। एंड जो भी यदि कंप्रेस हुआ है न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन तो कैसे हुआ है, उसका लेवल क्या है, उसकी सीवियरिटी क्या है, तो वो हम एग्जामिन करते हैं। एंड जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। जनरल एग्जामिनेशन में क्या होता है, कोई फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम डिटेक्ट करते हैं कोई भी प्राइमरी लीजन तो नहीं है, प्राइमरी पहले से ही पेशेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पैथोलॉजिकल डिजीज़ तो नहीं है कोई सी। तो सिस्टेमिक इलनेस में जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, जॉइंटिस हो गया, इस टाइप की किसी भी डिजीज़ से जो पेशेंट है वो सफ़र तो नहीं कर रहा है। इट मे बी हैव सम
अदर सिस्टमिक इलनेस लाइक डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड हाइपरटेंशन एंड जॉइंटिस ETC। तो ये हमारा एग्जामिनेशन था कि हम पेशेंट को गेट के थ्रू एग्जामिन कर सकते हैं कि कौन सा स्पाइन में प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस है या डॉर्सोलम्बार स्पाइन ट्यूबरक्लोसिस है। एटीट्यूड एंड डिफॉर्मिटी से पता कर सकते हैं कि हमारी नेक स्टिफनेस हो रही है तो सर्वाइकल है, और मूवमेंट नहीं कर पा रहा है तो हमारे डॉर्सोलम्बार है। एंड हम पैरावर्टिबल स्वेलिंग से पता कर सकते हैं किस एरिया पे स्वेलिंग ज़्यादा मोस्टली है। एंड टेंडरनेस से पता कर सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिन कर सकते हैं, जनरल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस में कैसे हम पता करेंगे कि किस एरिया पे स्पाइन है, स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस है। सो रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में हम मेनली एक्सरे एग्जामिनेशन कराते हैं, तो हम एक्सरा कराएंगे स्पाइन का। इसमें हम 2 व्यूज़ लेंगे, एक एंटीरियर पोस्टीरियर व्यूज़ लेंगे, लेटरली व्यूज़ लेंगे। और चेस्ट एक्सरे भी करा सकते हैं, एंड एक्सरे हम एब्डोमेन का करा सकते हैं, जिससे कि हमें जो भी इन्फेक्शन हुआ है और हमारे वर्टेब्रा कितना कंप्रेस हुए हैं, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये हम एक्सरे से पता कर सकते हैं। और हमारा जो एब्सिस फॉर्मेशन हुआ है वो भी हमें एक्सरे से मालूम पड़ सकता है। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे उसमें क्या होता है, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, एंड पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू लेंगे, लेटरल व्यूज़ लेंगे, एक्सरे एब्डोमेन का कराएंगे। रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस, हम डिस्क स्पेस में कितना रिडक्शन हुआ है वो पता कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्टिबल बॉडी, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है। एंड एविडेंस ऑफ कोल्ड एब्सिस के एविडेंस हमें मिल नहीं सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं हम उसे आराम से। डिस्ट्रक्शन में क्या होते हैं, हमारे जो वर्टिब्रा होता है, अफेक्ट वर्टिब्रा होते हैं, वो पैजिंग फॉर्मेशन हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिफॉर्मिटी सीवियरिटी कितनी है डिपेंड करता है बैजिंग पे और उसके अफेक्टेंट पे वर्टिब्रा कितना अफेक्ट हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। पैरावर्टिबल एब्सिस का भी पता कर सकते हैं हम कि जो हमारा पैरावर्टिबल एब्सिस है उसमें सॉफ्ट टिश्यू शैडो फॉर्म होगी। जब भी हम एक्सरे लेंगे तो उसकी शैडो फॉर्म होगा जिस पे अफेक्टेड वर्टिब्रा पे एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू में लेंगे तो हमारे पास। और फ्यूसिफॉर्म पैरावर्टिबल एब्सिस में क्या होगा कि हमारे विड्थ भी डिपेंड करती है, ग्लोबुलर टेंस एब्सिस फॉर्म कितना हुआ है वो हमें मालूम पड़ जाता है। एंड नेक्स्ट हम जब भी CT स्कैन कराएंगे पेशेंट को तो उसमें क्या होता है, CT स्कैन में हमारे जो भी पैरावर्टिबल एब्सिस फॉर्म होता है उसके बारे में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। एंड डिस्ट्रक्शन वर्टिबल बॉडी का कर सकते हैं। पोस्टीरियर एलिमेंट को हम जो पोस्टीरियर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं जैसे कि हमारा टेंजस प्रोसेस था, स्पाइन्स प्रोसेस था, उनमें क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है, वर्टिबल बॉडी में क्या डिस्ट्रक्शन हुआ है उसको CT स्कैन से पता कर सकते हैं। एंड हम स्क्वेस्ट्रम देख सकते हैं। स्क्वेस्ट्रम मीन्स होता है हमारे जो बेजिंग फॉर्मेशन हो जाती है, जो एक्स्ट्रा जो हमारी सेल्स होती है डेथ हो जाती है और एक्स्ट्रा ग्रोथ करने लगती हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। बोनी रेजेस जो फॉर्म हो जाते हैं कॉर्ड पे वो भी हम देख सकते हैं, इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम तो नहीं है वो भी हम पता कर सकते हैं CT स्कैन से। नेक्स्ट उसके बाद हम MRI करेंगे। MRI में क्या होता है कि ये तो इन्वेस्टिगेशन होता है वो हमारे जो इवेलुएट करता है किस टाइप का कंप्रेशन हुआ है कॉर्ड पे, और ये सोर्स दिखाता है, कंडीशन दिखाता है हमारे न्यूरल टिश्यूज़ की और हेल्प करता है हमारे प्रोग्नोसिस प्रोसेस में। एंड नेक्स्ट हम कराएंगे बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है कि हम नीडल बायोप्सी कराते हैं, ओपन बायोप्सी कराते हैं, जिसमें क्या है कि नीडल की हेल्प से जैसे हमारा जो कोई भी डायग्नोस कर रहे हो वो डाउटफुली है तो हम जो कोल्ड एब्सिस फॉर्म हुआ है, पस फॉर्मेशन हुआ तो नीडल की हेल्प से हम उस पस को एग्जामिन कर सकते हैं, डायग्नोसिस कर सकते हैं। एंड अदर जनरल इन्वेस्टिगेशन भी होते हैं जैसे कि हमारे चेस्ट एक्सरे हो गया, एंटीबॉडीज़ को हम चेक कर सकते हैं जो ELI से ELISA टेस्ट होता है जो क्या करता है कि ट्यूबरक्लोसिस की क्या एंटीबॉडीज फॉर्म हुई है उन्हें पता कर सकता है। तो हमारी ये जनरल इन्वेस्टिगेशन होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या होता है कि पेशेंट जो होता है तो वो पेशेंट है, जैसे सपोज कर लेते हैं ट्यूबरक्लोसिस स्पाइन का पेशेंट है तो उसके जो साइन सिम्टम्स हैं वो हमारे उसी साइन सिम्टम्स हमारे ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोमालाइटिस के पेशेंट में भी देखने को वैसे ही मिलते हैं। तो हम ये डिफरेंशियल डायग्नोस भी करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो साइन सिम्टम्स हम समझ रहे हैं TB स्पाइन के हैं या हमारे ऑस्टियोमालाइटिस के हैं। सो ये हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस होता है। ट्रीटमेंट देखते हैं, ट्रीटमेंट में क्या करेंगे। ट्रीटमेंट में हमारा मेन सबसे पहले प्रिंसिपल होता है, हमारा एम होता है कि जो भी एरिया पे डिजीज़ हुई है, अफेक्ट हुआ है तो उसे हमें केयर करनी है, प्रिवेंट करना है, उस एरिया को अर्ली डिटेक्शन करनी है। एंड हम ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स देने के बाद हम उसकी जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस को भी देखते हैं। कोल्ड एब्सिस हुआ है तो उसे ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं। सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है केयर ऑफ द स्पाइन। केयर ऑफ द स्पाइन में हम क्या करेंगे कि जो पेशेंट आया है हमारे पास उसे हम स्पाइन
ट्यूबरक्लोसिस है तो उसे हम क्या करेंगे, शॉर्ट पीरियड के लिए बेड रेस्ट देंगे। यदि पेन हो रहा, बेड रेस्ट में क्या, पेन रिलीफ करने के लिए हम उसे बेड रेस्ट प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। एंड कोई चिल्ड्रन है तो हम उसे बॉडी कास्ट भी दे सकते हैं। यदि सर्वाइकल ट्यूबरक्लोसिस है तो उसे हम कॉलर का यूज़ कर सकते हैं, जैकेट का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारा सर्वाइकल स्पाइन पे इमोबिलाइजेशन है। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं कि मोबिलाइजेशन का आता है। मोबिलाइजेशन में क्या होता है कि पेशेंट को इम्प्रूव कराने के लिए हम आराम से उसे सिट एंड वॉक करा सकें, स्पाइन को सपोर्ट करके। कॉलर, यदि हमारे सर्वाइकल स्पाइन हुआ है तो कॉलर को सपोर्ट करेंगे, स्पाइन को सपोर्ट करके उसे पेशेंट को आराम से खड़ा करेंगे, बैठाएंगे, घुमाएंगे। और ब्रेस का यूज़ कर सकते हैं। जब हमारे डोर्सोलम्बर स्पाइन में ट्यूबरक्लोसिस हुआ है तो हम ब्रेस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एक्सेस। ट्रीटमेंट ऑफ कोल्ड एक्सेस में क्या करते हैं कि हम सबसे पहले एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें हम एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स देंगे, जैसे रिफार्मसिन हो गया हमारे पास, इथम्ब्यूटॉल हो गया, आइसोनाइज़ाइड हो गया, तो ये ड्रग्स देते हैं। उसके बाद हम एस्पिरेशन एंड इवैक्यूएशन कराते हैं। एस्पिरेशन में क्या होता है कि हम एक थिक निडल लेते हैं, वो रिक्वायरमेंट होती है, वो थिक निडल लेंगे एंड पेशेंट के अंदर इंटर कराएंगे। केस जो उसका मटेरियल होता है, थिक मटेरियल होता है, उसे वहाँ से हम थोड़ा सा इंसर्ट करेंगे और उसके बाद हम डायग्नोज करेंगे एंड जिगजैग फॉर्म में उस टैक्ट को घुमाएंगे निडल को एंटर करने के बाद। एंड इवैक्यूएशन फॉर्म होता है। इवैक्यूएशन फॉर्म में क्या होता है, जो कोल्ड एब्सेस फॉर्म हुआ है उसे कोल्ड एब्सेस को हम ड्रेनेज करते हैं, ड्रेनेज करेंगे। वो भी क्रोटेज प्रोसेस होती है, उसके थ्रू हम उस जो भी कोल्ड एब्सेस है उसे ड्रेनेज कर देंगे एंड फिर उसके बाद हम ड्रेन करने के बाद उस वुंड को क्लोज करें। तो एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है इवैक्यूएशन में कि हम पहले एक डाई इंजेक्ट कराते हैं। डाई इंजेक्ट करेंगे जिससे कि हमें जो बोन है वो प्रॉपर वे में दिखने लगे किस एरिया में बोन है। फिर इसके बाद हम क्यूटेज फॉर्म में एक कैथेटर इंसर्ट करते हैं। कैथेटर के बाद जो भी कोल्ड एब्सेस फॉर्म हुआ है वो ड्रेनेज हो जाता है। तो वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे पॉट्स पैराप्लेजिया में। इवैक्यूएशन प्रोसेस डिटेल में डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट में। एंड हमारे पास कुछ कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में यही देखने को मिलेगा, कोल्ड एब्सेस फॉर्म हो गया और पेशेंट के अंदर एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है कोल्ड एब्सेस एंड न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन। न्यूरोलॉजिकल कंप्रेशन में क्या होता है, हमारी जो नर्व रूट होती है, स्पाइनल नर्व होती है, वो क्या करती है, कंप्रेस हो जाती है और स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम देखने को मिल सकते हैं। तो ये हमारा ओवरऑल था हमारे पॉट्स डिजीज़ के बारे में, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द स्पाइन, जिसमें आज हमने पढ़ा है ट्यूबरक्लोसिस के बारे में। और हमने देखा कि कैसे इसकी इटियोपैथोलॉजी थी, हिस्ट्री थी, क्या रिलेवेंट एनाटमी थी, पैथोलॉजी क्या थी एंड टाइप्स क्या थे, और डायग्नोस, एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट ओवरऑल हमने डिस्कस कर लिया है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए आप अच्छे से इसे पढ़ें। और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। ये हमारा सेकंड वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉट्स पैराप्लेजिया के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग मी।